हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन से पहले हम डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीसी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर के रूप में हमारा बॉडी यानी कि योक होता है, फील्ड पोल होता है, पोल शू होता है, मोल्डेड पोल होता है और स्टेटर के रूप में होता है, और रोटर के रूप में आर्मेचर होता है। जनरेटर को एक्साइटेशन के आधार पर दो टाइप्स में कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सेपरेटली एक्साइटेशन और दूसरा सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, पहला परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के तीन पार्ट्स हैं। पहला सीरीज जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी तीन जनरेटर होते हैं। पहला सीरीज जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर और तीसरा कंपाउंड जनरेटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो हमारा क्वेश्चन जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो है कम्यूटेटर रेजर, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जनरेटर का नाम क्या है। तो ये जनरेटर है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि इसमें दोनों फील्ड का जो करंट का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं यानी कि दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 4 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5Zn/60 इंटू P/A। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी कि डीसी मोटर गणना का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर यानी कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र, तो उसमें होता है ईबी यानी कि बैक ईएमएफ बराबर V-IA इंटू RA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये हमारा पोल शू है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इक्वली चारों तरफ फैलाने में मदद करता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो इस डीसी जनरेटर का नाम है अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ये पहले एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें दोनों फील्ड का डायरेक्शन यानी कि करंट का डायरेक्शन विपरीत दिशा में था, लेकिन यहाँ पर करंट का डायरेक्शन सेम दिशा में है। ये यहाँ से इन कर रहा है और ये यहाँ से आउट कर रहा है, और इसमें दूसरा वाइंडिंग जो यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से आउट कर रहा है, यानी कि ये कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो जनरेटर का सिद्धांत है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? यानी कि इसका सूत्र होता है BLV साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, यानी कि दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर डी। डीसी जनरेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो ये हमारा स्टेटर भाग है, यानी कि इसको योक या फ्रेम कहते हैं। चार पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? यानी कि यहाँ पर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कर रहे हैं, लैप वाइंडिंग में पोल के बराबर समांतर पथ होते हैं, और इसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, यानी कि पोल गुने डुप्लेक्स यानी प्लेक्स, यानी कि 4 गुने 2 यानी कि 8, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम है हमारा आर्मेचर कोर लेमिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो वो होते हैं आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, यानी कि सीरीज में, आर्मेचर के सीरीज में, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता हमको वोल्टेज निर्माण के लिए होता है, ताकि वो आर्मेचर फील्ड के फ्लक्स को काटे और हमारा वोल्टेज का निर्माण करे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अठारह नंबर क्वेश्चन, डीसी मशीन में वो कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापता है? यानी कि ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापने का काम हमारा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है?
यहाँ पे हमारा आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, यानी कि जो आर्मेचर में रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हो। तो यहाँ पर सिर्फ आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, ना कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ। अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ भी रहता तो वो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्मेचर के साथ बोल रहा है, तो इसलिए ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के कोर पटलित किया जाता है। तो डीसी जनरेटर के कोर पटलित करने के लिए किया जाता है क्योंकि उसमें भंवर धारा हानि को कम किया जा सके, क्योंकि कोर जितना ही मोटा रहेगा उसमें ईडी करंट लॉस उतना ही अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है क्योंकि इसमें आर्मेचर वोल्टेज, यानी कि आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो हमें घड़ी की दिशा में चलाना इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें जो अपशिष्ट चुंबकत्व होता है वो समाप्त ना हो। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलाने से जो अपशिष्ट चुंबकत्व की लॉस होता है, इसीलिए घड़ी के दिशा में ही जनरेटर को चलाना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज को निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो इसका कारण होता है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है, यानी कि जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये शंट जनरेटर होगा, क्योंकि शंट जनरेटर में ही आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है फील्ड वाइंडिंग। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो हमने पहले ही बताया था कि वो एक समान फ्लक्स को फैलाने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, यानी कि फैलाना। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, यानी कि स्प्लिट रिंग क्यों लगाया जाता है। तो इसका कारण है धारा को, ऑप्शन नंबर बी, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है जिससे हमें डीसी मिलता है। अगर इसे यहाँ पे स्प्लिट रिंग के जगह पे स्लिप रिंग लगाएंगे तो हमें जनरेटर एसी देगा और स्लिप रिंग से डीसी। इसका एक व्यापारिक रूप यानी कि कम्यूटेटर होता है जिसमें स्प्लिट रिंग में सिर्फ 2 खंड होते हैं,
लेकिन कम्यूटेटर में कई खंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम कार्बन या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? तो यहाँ पे है अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खोता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलने से, यानी कि पहले भी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको चलाएंगे तो ये खो देगा, और इसको अक्सर चलाएंगे यानी बार बार एंटी क्लॉक करेंगे तो खो देगा, या एंटी क्लॉकवाइज चलाते रहेंगे तो फिर ये वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 यानी 31 नंबर, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो चुंबकीय सर्किट पूरा करने के लिए आर्मेचर कोर होता है जो कि चुंबकीय सर्किट को पूरा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण, यानी कि उसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव होता है जिससे आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? अरे कहीं दूर अगर हमें यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमको दूर तक बिजली ले जाना है तो किस जनरेटर का उपयोग करेंगे? तो इसमें हम क्यूमुलेटिव यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो बेहतर बनाने के लिए हमको उसमें रख रखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना, यानी कि उसमें जो नमी होता है उसको दूर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अगर डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व ना हो तो उसको अलग से उत्तेजित कर सकते हैं, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड। आर्क बिल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क बिल्डिंग यानी आर्क से संबंधित कोई भी काम के लिए हम विभेदी यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तरंग यानी कि वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग का उपयोग हमें लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कम धारा और उच्च वोल्टेज। 38 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिरोध तार का उद्देश्य होता है धारा को, मतलब कि धारा जो उसमें जनरेट होता है
उसको आसानी से पलटना, यानी कि धारा की दिशा का आसानी से पलटना, क्योंकि उसमें एसी करंट यानी कि एसी प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न होता है, तो उसे डीसी में चेंज करने के लिए ये हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल शू का उद्देश्य चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, उसमें जो रिलक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो बड़ी क्षमता यानी बड़ी डीसी जनरेटर होते हैं उसका योग किस मटेरियल से बना होता है? यानी कि तो ये होता है रोल्ड स्टील यानी ऑप्शन नंबर डी। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम है? तो ये पहले भी आ चुका है। एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी कि डीसी आउटपुट देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 यानी 42 नंबर है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो इसमें गतिशील रूप से प्रेरित होता है प्रतिवर्ती वोल्टेज, जो कि बार बार अपना डायरेक्शन यानी दिशा बदलते रहता है। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो इस चित्र में एक्स के रूप में जो चिन्हित है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल क्यों होते हैं? यानी कि उसमें जो कुंडली जो फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करता है, यानी कि उसमें जो फ्लक्स बनता है उसके लिए ध्रुव को मैग्नेटाइज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये कास्ट स्टील का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर टाइपिंग डीसी जनरेटर में पतली करते हैं? क्यों पोल को टाइपिंग डीसी जनरेटर में पतली करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ये पहले भी आ चुका है, यानी कि जो हमारा डीसी मशीन में जो होता है पोल उसको पतला पतला क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो डीसी वाइंडिंग में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है, यानी कि जो उसमें डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है
तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। तो अगर क्रिटिकल प्रतिरोध का मान सेंट फील्ड प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाता है तो वो आउटपुट नहीं बनाता, यानी कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है, इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा। डीसी जनरेटर में 50 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, यानी कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा कम जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, सिंपलेक्स वेव बॉन्ड आर्मेचर के साथ एक पोल यानी कि एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 10-20 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो इसमें जो फॉर्मूला था पहले बता दिए हैं कि 5ZNP/60 इंटू P/A। इस फॉर्मूले पे अगर सारे मान को रखें तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो होगा 357 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ZNP/60 गुने 5NZ/60 इंटू P/A। इस पे रखने पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमको 357 वोल्ट होगा। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। तो उसके लिए हमने अलग से कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि पोल पे किया जाता है और ये आर्मेचर के सीरीज में ही कनेक्ट होता है। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखें। तो लंबे समय तक बंद रखने पे ये अपना जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो खो देता है, यानी उसमें जो जनरेटर चालू करने पर वोल्टेज निर्माण नहीं करेगा। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 और फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। जिसे भी उसी पे ZN/60 गुने P/A। यहाँ पर लैप वाइंडिंग कह रहा है, लैप वाउंड वाइंडिंग है, तो यहाँ पे A इक्वल टू P हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो P होगा वो पोल के बराबर होगा। पोल है यहाँ पे 4, तो A भी 4 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 640, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर से विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, यानी कि उसके मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम
क्षेत्र प्रभाव यानी कि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर से विकृत कर देते हैं तो उसमें जो प्रेरित ईएमएफ होगा उसका मान घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा 56 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। यानी डीसी जनरेटर में के ब्रश में अगर ज़्यादा स्पार्किंग होता है तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जीएनए यानी कि ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक एक्सिस की स्थिति को बदल गई है, यानी कि उसकी स्थिति में चेंज यानी परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।